नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में। मैं अभिषेक तिवारी। आज से हम लोगों की जीआईसी की, टीजीटी की और पीजीटी की ज्योग्राफी की क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। कई बच्चों के अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है कि सबका सिलेबस अलग अलग है, तो एक साथ क्लासेस कैसे। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, सबसे पहली चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि जो भी सिलेबस है लगभग तीनों एग्जाम्स का 90% सिलेबस सेम है। पहला पॉइंट ये है कि सिलेबस तीनों का लगभग 90% सेम है, क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न पे एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट आता है वो ये आता है कि 90% आपके क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। दूसरी चीज, इसी के साथ साथ आप लोगों को जो और समझना है कि जो 10% का सिलेबस वैरी करेगा, हमें पढ़ाना क्या है, हमें सबके साथ 100% सब कुछ पढ़ाना है, क्योंकि इस समय अनएक्सपेक्टेड पेपर भी चलता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी आयाम में पेपर अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तो जो आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं होता वहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी के लिए 100% पढ़ना अनिवार्य हो रहा है। जो मेरा मानना है, जो मेरा मूल्यांकन है, जो मेरी सोच है, वो ये है कि आप सभी को 100% पढ़ना है। जो छात्र केवल और केवल अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए ये है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जिनका जो भी बचेगा वो 100% जैसे ही पूरा सिलेबस कवर होगा, उसी के आयाम में आप लोगों का सिलेबस पूरा का पूरा खत्म किया जाएगा। अब बात आती है कि आखिर आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा वो होता है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान के बाद आपका जो आता है वो आता है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के बाद जो आपका आता है वो फिजिकल ज्योग्राफी की बात हम करें तो उसमें भू आकृतिक विज्ञान है, वो पूरा आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर आ जाता है बायोम। ठीक, तो जैव विज्ञान, जो जैव भूगोल है, यहां पर जैव भूगोल भी आप लोगों से पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये भी पॉइंट पूछा जाता है। अगर मोटा मोटा देखें तो यही 4-5 पॉइंटों में समिट जाता है इवन आपका जीआईसी भी, टीजीटी और पीजीटी। लेकिन हमें केवल इन 5 पॉइंटों का नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके हैं। और इसके अलावा अब जब हम बात करते हैं, इसके अलावा जब पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर आता है कि खगोल विज्ञान। जब खगोल विज्ञान की हम लोग बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये एक अलग पार्ट है। तो ये खगोल विज्ञान को हमें पूरा अच्छे से समझना है कि यहां से प्रश्न जो बनेंगे वो भी आपके यहां से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम बात करें कि इसके अलावा आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों से क्या पूछा जाने वाला है। अब इसके अलावा आपके बाद इसके अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका संसाधन भूगोल से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहां पर कौन सा उद्योग लगा है, कौन से उद्योग किस आयाम में लगे हैं, किस जगह पे लगे हैं, क्यों लगे हैं। ठीक, अब उनकी अगर आप श्रृंखला देखेंगे तो उद्योग, यहां पर उद्योग है, ठीक है, फैक्ट्रियां हैं, इन सब चीजों को आपको देखने हैं। कौन कौन से आपके अन्य चीजें जो बाकी बचती हैं वो सारी चीजें यहीं से हमें, दूसरा पॉइंट आपका उद्योग वाला एरिया जो हमें देखना है वो सारा यहां से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम बात करें तो अब आखिर कहां से और कहां से आपको पूछा जाने वाला है। तो यहां के बाद जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि विश्व भूगोल की बात करेंगे, ठीक है, एक तो संसाधन भूगोल हो गया, अब विश्व भूगोल की बात करें तो वहां पर
विश्व भूगोल से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व भूगोल सब में है, आपको पता है। आपको एशिया भी पढ़ना है, यहाँ पर क्या पढ़ना है, यूरोप पढ़ेंगे आप, पूरा का पूरा यूरोप, उसकी इंडस्ट्री, एशिया पढ़ेंगे, ठीक है, एशिया। फिर इसके बाद अफ्रीका पढ़ेंगे, ठीक, अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका आपको पूरा पढ़ना है, साउथ अमेरिका आपको पूरा पढ़ना है, ठीक। इन सारों को सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो विश्व भूगोल में है, जो मेरी तरफ से आता है, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, द्वीप क्या है, आइलैंड आपको सारे जानने हैं, क्योंकि कौन सा आइलैंड करंट में इस समय वर्क हुआ है, उस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, उन सब प्रश्नों पर भी हमारी पैनी नजर होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आइलैंड्स हो जाएंगे, आइलैंड पे आपको पूरा फोकस करना है। इसके बाद जो मेजर पॉइंट आता है, वो मेजर पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, ठीक है। मेजर पॉइंट की जब हम बात करते हैं कि अब बड़ा पॉइंट क्या आने वाला, तो सबसे बड़ा पार्ट जो आपका आता है वो आता है भारत का भूगोल। क्या आता है, भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में अब यहीं से आप चीजें अगर समझेंगे तो अभी आपको विश्व भूगोल में क्या क्या जानना होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखना होगा पर्वत, पठार, ठीक, चोटियां, फिर इसके बाद ग्लेशियर, ठीक, ग्लेशियर के बाद दर्रे, ठीक, ये आपको सभी चीजें जाननी है। नेक्स्ट बात आती है हिमालयी क्षेत्र की, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। हिमालय क्षेत्र पूरा का पूरा हमें हिमालय के डेवलपमेंट से लेकर हिमालय के कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको देखना होगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएंगे उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। अब उत्तर का मैदान इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहली चीज क्योंकि यहां पर उत्तर का मैदान एक तो फर्टिलाइज बहुत है। क्यों फर्टिलाइज है, इन चीजों को भी देखेंगे। नेक्स्ट चीज पे देखते हैं हम लोग यहीं पर नदी या अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो भागों के रूप में इसे हम तोड़ते हैं, ठीक है। पहले दो भागों में चलते हैं, उत्तर का अपवाह तंत्र, ठीक है, नदियों का अपवाह तंत्र, और दूसरा दक्षिण भारत के नदियों का अपवाह तंत्र, ठीक है। यहां पर भारत के दक्षिण भाग की नदियों का अपवाह तंत्र। इसी के बाद तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है पूर्वोत्तर भारत। क्या आता है तीसरा पॉइंट आपका, पूर्वोत्तर भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। क्या, अपवाह तंत्र, ठीक है। यहां पर आपके अपवाह तंत्र के क्वेश्चन जो बनेंगे वो कुछ इस आयाम से बनेंगे। अब आप लोगों को पता है कि जीआईसी वालों के पास क्या है, जीआईसी वालों का मेंस भी है और मेंस में लिखना भी है। तो हम कुछ ऐसे पढ़ाएंगे कि आप लोगों का पीटी भी कवर हो और मेंस भी कवर हो, जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी पूरे फैक्ट फिगर के साथ साथ एनालिटिकल और कॉन्सेप्ट के साथ चीजें चले, और जिनको आंसर राइट भी कराना है उनको हम लोग क्या करेंगे, पूरा एनालाइज करके कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, और कुछ क्वेश्चनों की निरंतर प्रैक्टिस भी करवाते चलेंगे, जिससे आप लोगों की क्या होगी, मेंस की भी प्रैक्टिस होती चलेगी और पीटी की भी कहानी आपकी साथ साथ चलती चलेगी, ठीक है। अब यहीं पर बात करते हैं अपवाह तंत्र के बाद। तो अपवाह तंत्र के बाद जब हम प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक एक चीज को देखें। तो नदी की बात हो गई, दक्षिण भारत की हो गई, ठीक, उत्तर भारत की हो गई, पूर्वोत्तर की भारत की बात हो गई। अब भारत के प्रमुख मृदा वाले क्षेत्रों को देखेंगे कि कौन सी मृदा भारत में किन क्षेत्रों में पाई जाती है।
अब यहाँ पर क्षेत्र डिफाइन करेंगे, क्या होगा, उत्तर का क्षेत्र, दक्षिण का, ठीक, मध्य का, और यहीं पर एक पार्ट आ जाता है क्योंकि आपके पास डेजर्ट भी है तो मरुस्थलीय भाग का, मरुस्थलीय भाग का। यहां पर हम इन 4 भागों में मृदा को डिफाइन करते हुए आगे चलेंगे, और इसके बाद जब हम बात करते हैं मृदा की तो हमें एक चीज और पता है कि ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, अब यही पर चीजों को हमें समझना होगा कि दक्षिण भारत का क्षेत्र कैसा है। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक, प्रायद्वीपीय भारत। अर्थात यदि इसी को और थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें, मैं कुछ आप लोगों को समझा रहा हूं, उन चीजों को आप समझ लेंगे तो हम अपनी क्लास पे इसको पूरी तरह से खुल के डिफाइन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये किसकी भाग है, ये गोंडवाना का भाग है। अब गोंडवाना का भाग है तो यहां पर मृदा कैसी होगी, अब यहीं पर चीजों को एक एक चीज को देखते हुए चले तो मृदा कैसी होगी, और जैसी मृदा होगी, आप इन चीजों समझिए, जैसी मृदा होगी वैसा ही यहाँ पर कृषि होगी, और कृषि के आधार पर मानव जीवन वैसा होगा, ठीक है, मानव जीवन वैसा होगा, और मानव जीवन जब जैसा होगा उसी के स्तर पर हम बात करेंगे रहन और सहन की बात करेंगे। उसी के बाद यदि बात करें तो उनके कला संस्कृति की बात करेंगे, क्या, कला संस्कृति की बात हो जाएगी, और कला संस्कृति के साथ साथ हम सामाजिक, क्या हो जाता है, जो सामाजिक समस्याएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उन पे हम आगे डिस्कस करेंगे, उनको भी हम यहीं से चीजें क्लियर कर लेंगे। बात एक जगह से शुरू होती है, देखिए हमने बात यहां से शुरू करी, गोंडवाना की बात कही, मृदा की बात हुई, एग्रीकल्चर की बात हुई, ठीक, मानव जीवन की बात हुई, वहां पर रहन सहन की बात हुई, फिर आर्ट एंड कल्चर की बात हो गई, फिर सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी वहां पर लोगों को होंगी उनकी बातें हो गई। दूसरी बात, यहीं पर चीजें यदि हम और आगे देखें तो यहां पर आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है भारतीय मानसून। क्या प्रश्न कहां से आपके पूछा जाता है, भारतीय मानसून से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों, अब आपको एक चीज ये पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे टफेस्ट मानसून की अगर हम बात करें तो भारतीय मानसून है। अब भारतीय मानसून को सबसे ज्यादा हम टफेस्ट मानसून क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, पोलर सेल भी वर्क करता है। क्या करता है, पोलर सेल भी वर्क करता है। नेक्स्ट आपका बाकी अगर हम देखें तो पेरू का तट भी वर्क करता है, ठीक है। अब इसी के बाद यदि और आगे देखें तो आपका अरब सागर और यहीं से प्रश्न आज अगर ध्यान दें तो हिंद महासागर भी पूरा का पूरा यहां पर वर्क करता है। इसी के साथ यदि और थोड़ा सा इसे ओपन करेंगे तो यहां पर अफ्रीका का जो सोमालिया है, ठीक है, सोमालिया, जिबूती, इनसे आने वाली जो धाराएं हैं इनके पास, जो बेंगुला जलधारा, जो ठंडी जलधारा है, वो भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो भारतीय मानसून इसीलिए टफ हो जाता है। चीजों को अगर हम एक एक पॉइंट को यहां पर समझते हुए चलेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट कैसे है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है भारतीय मानसून का। भारतीय मानसून के बाद जो आपके प्रश्न आते हैं जहां से, वहां पर यदि हम और एक बार देखें कि भारत के मानसून के बाद अब प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जनजातीय क्षेत्र हैं। तो क्या हो जाता है, जनजातीय
क्षेत्र से प्रश्न बनते हैं। अब जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 3 भागों में आप जनजातीय क्षेत्रों को बांट सकते हैं। एक तो पूर्वोत्तर भारत है आपका, तो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र पूरा का पूरा जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए सिक्किम से लेकर यदि आप नागालैंड तक जाते हैं और मिजोरम तक आते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि हर जगह पूर्वोत्तर भारत में जनजातियां निवास करती हैं। ये आप लोगों ने संविधान में भी पढ़ा होगा कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्पेशल अमेंडमेंट किए जाते हैं। यहाँ पर परमिट एक्ट लगता है कि आप आज भी वर्तमान में भी जाते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत की जनजातियां कौन कौन सी हैं। दूसरा, उत्तर भारत की जनजातियां, उत्तर भारत की जनजातियां कौन सी हैं। अब दूसरी बात, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों में अंतर क्या है। तो आपको यहाँ पर अंतर कैसे समझ में आएगा, क्योंकि उत्तर भारत की जो जनजातियां हैं वो क्या हो गई, आपके साथ इंटरमिक्स हो गई, तो आपके कल्चर उनके कल्चर क्या हो गए, लगभग एक जैसे कल्चर दिखाई देने लगते हैं। जब एक जैसे कल्चर दिखाई देने लगते हैं तो जो कम्युनिटी में एक गैप होता है वो गैप क्या हो जाता है, यहाँ पर धीरे से गैप धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और ये पूर्वोत्तर भारत के क्या है कि छोटे छोटे कबीलों में आज भी बटे हुए हैं, इनके बीच में आपस में ही पूर्वोत्तर में ही इनमें गैप बने हुए हैं। अब क्यों बने हुए हैं इसको हम लोग क्लास पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है मध्य भारत की जनजातियां। ठीक है, मध्य भारत की जनजातियां। अब मध्य भारत की जनजातियां कैसी होंगी, क्योंकि अगर हम मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि ये क्या है, अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल का भाग है, तो ये कहीं ना कहीं पर्वत श्रृंखलाओं वाला क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ की जनजातियां अलग तरह के बिहेव करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है दक्षिण भारत की जनजातियां। किसकी, दक्षिण भारत की जनजातियां। तो हमें इस रूप में जनजातियों को भी समझना है कि कई पार्टों में हम तोड़ के चीजों को समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, क्योंकि चीजों को जितना हम पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, जितना तोड़ेंगे उतना रस निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं जनजातियों के बाद उद्योग धंधे या औद्योगिक क्षेत्र। तो भारत का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है उस पे हम बात करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट आ जाता है परिवहन। ठीक है, परिवहन, परिवहन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, परिवहन के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं जहां से आप लोगों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब परिवहन में यदि हम थोड़ा ओपन करते हैं तो आपको पता है रेल, ठीक, वायु, ठीक, जल, ठीक है, सड़क। आपको ये 4 परिवहन पता है कि 4 तरह के परिवहन है, लेकिन इस समय गवर्नमेंट जल परिवहन और वायु परिवहन पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत क्या है, डाइवर्सिटीफाई है। अब यहाँ पर बात करें हम जो पूर्वोत्तर भारत की अभी हमने चर्चा की थी, पूर्वोत्तर भारत पे रेल ले जाना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होता है और पर्वतीय क्षेत्रों पर रेल का निर्माण, वहां पर पटरियां बिछाना थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसलिए क्या है, वहां पर बढ़ावा हम लोग दे सकते हैं वायु को और जल को बढ़ावा दे सकते हैं। सड़कों के लिए भी रोड तोड़नी पड़ेगी, मोड़नी पड़ेगी, उनके लिए पर्वतीय क्षेत्र है बहुत, अभी वहां चैलेंजेस है। तो इन चीजों को देखें तो इन चीजों से भी आपके कंपैरेटिव क्या बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं परिवहन। परिवहन के बाद हम बात करें तो कृषि की बात आती है। कृषि, जब हम मृदा पे जाएंगे तो वहीं पर इसे कृषि को भी हम सबमिट कर लेंगे। नेक्स्ट बात आती है आर्थिक भूगोल की। अब नेक्स्ट आता है आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल में भारत की आर्थिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो यहीं पर आर्थिक के साथ साथ मानव भूगोल भी जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मानव भूगोल को भी जोड़ लेते हैं। और जो सिद्धांत मानव भूगोल के हैं वहां पर
विश्व स्तर पर उसी सिद्धांतों से लेते हुए भारत में भी हम इनको डिस्कस करते हुए, इनके एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग चलते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए यदि हम देखें तो लगभग यदि हम देखें तो आर्थिक भूगोल आपको पढ़ना ही है सारे एग्जाम्स के लिए, मानव भूगोल हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी हमें पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी हमें पढ़नी है। तो भारत में यदि हम मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल भारत में कैसे लागू होता है, चीजें भारत में पलायन की दृष्टि हो रही है, एग्रीकल्चर फार्मिंग कम हो रहा है, लोग किसानी कम करना चाहते हैं, काम ज्यादा करना चाहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक, गांव आप जाते होंगे, आपके गांव क्षेत्र में लोग मकान खाली हो रहे हैं, पलायन कहां कर रहे हैं, शहरों की तरफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृषि में आपको पता है कि क्या नुकसान हो रहे हैं। चीजों को आप यहां से कनेक्ट करेंगे कि जितना आपकी लागत आती है एग्रीकल्चर में उससे कम ही आपको फायदा मिलता है। तो छिपी बेरोजगारी की भी जो आर्थिक भूगोल यहाँ पर मैंने सबमिट किया है एग्रीकल्चर के साथ, तो यहीं पर एग्रीकल्चर के साथ ही आपका आर्थिक भूगोल भी सबमिट हो जाता है, छिपी बेरोजगारी कैसी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आपका वो होता है जनसंख्या एवं नगरीकरण। क्या हो जाता है? जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है, एवं नगरीकरण। तो यहां से आपके प्रश्न लास्ट में जो पूछा जाता है जनसंख्या एवं नगरीकरण की, तो वहां पर भी आपको चीजें क्लियर होना चाहिए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को कैसे कम किया जाए, नगरीकरण किस आयाम से किए जाए जिससे क्या हो सके बेहतर से बेहतर हम सुविधाएं उपलब्ध कर सके। तो यहां पर क्या आ गया, स्मार्ट सिटी आ गई, ठीक है, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक। अब स्मार्ट सिटी के साथ साथ कई चीजों को हम जोड़ सकते हैं, ठीक। स्मार्ट सिटी अब जो पुराने शहरों उनको कैसे नवीन किया जाए, उनके लिए कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो उन सभी चीजों को यहां से देखेंगे। जनसंख्या में यदि हम बात करें तो साक्षरता कैसे बढ़ती है, ठीक है, साक्षरता की बात करेंगे, साक्षरता को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या प्रोग्राम करने चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक, उनमें क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं, शिशु मृत्यु दर कितनी है, क्या शिशु मृत्यु दर कितनी है और शिशु मृत्यु दर क्यों ज्यादा हो रही है, क्यों कम हो रही है। दूसरा, लिंगानुपात कितना चल रहा है, लिंगानुपात। अब लिंगानुपात में क्या समस्या है, अब लिंगानुपात की जब भी हम बात करते हैं तो हम महिला और पुरुष की बात करते हैं यहाँ पर। अब ये चीज याद रख लीजिएगा, जो आप लोगों को महिला एवं पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड सेट ब्रॉड करिएगा। यहीं पर सोशल सामाजिक समस्याओं का दौर जो है, सामाजिक समस्याएं जो हैं, आखिर यहीं से प्रश्न जो आपको रिटन में मिलेगा या फिर आपको कॉन्सेप्चुअल प्रश्न मिल जाएगा यहीं से, तो वो क्या बन जाएगा, सामाजिक समस्याओं को इन्हीं से जोड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तो जिनको आंसर राइट करनी है वो भी इसमें फोकस रखेंगे, जिनको ऑप्शनल आंसर देना है, एबीसीडी देना है, वो भी इनमें फोकस रखेंगे, क्योंकि यहाँ से चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि बस हमने देख लिया कि पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, तो 943 का मतलब क्या हो गया, एक सामाजिक समस्या है। यहाँ पर देखा जाए तो 47 पुरुष एक सामाजिक समस्या के रूप में आने वाले हैं, तो ये एक सामाजिक समस्या के रूप में चला गया चीजें। तो इन चीजों को हमें देखना होगा, समझना होगा, एक के बाद एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर परिवार नियोजन प्रोग्राम चलाए गए हैं। परिवार नियोजन सफल है कि असफल है, ठीक है, परिवार नियोजन प्रोग्राम, ठीक, इन पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी तरह से कि कौन से प्रोग्राम हुए, कैसे प्रोग्राम हुए, उन पे हम लोग पूरी चीजें देखेंगे, सफल है कि असफल है, क्यों असफल हुए, क्योंकि कोई भी एक सिंगल प्रोग्राम आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम है, किस किस सन में लागू हुए और इनमें क्या क्या कमियां आई, ठीक। इस तरह से प्रश्न दे सकता है कि कौन से प्रोग्राम किस सन में लागू है, इसको मिलान करिए, या फिर किस प्रोग्राम में क्या कमी थी, कोई एक प्रोग्राम दे दिया, उनमें 4 कमियां दे दी, उनमें से एक कमी सही है, बाकी 3 गलत है,
तो इन पे आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा आपका जो सिलेबस होता है वो 60 और 40 में डिवाइड होता है। ये वाला पोर्शन जो होता है इसमें भौतिक भूगोल होता है, ठीक है, भौतिक भूगोल, इसी में आपका आ जाता है विश्व भूगोल, ठीक, विश्व भूगोल, और इसी में आपका आ जाता है मानव भूगोल, ठीक, मानव भूगोल, और इसी पार्ट से आपका आर्थिक भूगोल भी जुड़ जाता है, ठीक। अब ये विश्व फिजिकल की बात करें और जो 60% आपका सिलेबस होता है वो भारत से संबंधित होता है। सारी चीजें ये जो यहाँ लिखी हुई है सारी चीजें यहाँ होंगी। सारे खनिज संसाधनों की बात करेंगे, सारे संसाधन की बात करेंगे, भारत की फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, भारत के मानसून की बात करेंगे, भारत के मानवों के पलायन की बात करेंगे, भारत के आर्थिक भूगोल की बात करेंगे। लेकिन किसके कॉन्सेप्ट पे बात हम करते हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य पे। और प्रश्न आपका कैसा आता है? 40 और 60 के रेशियो से बटा हुआ आता है। 60% भारत भूगोल आता है और 40% आपका इधर वाला पार्ट आता है। तो आपकी जो कल से क्लास में लेने वाला हूं वो भारत के भूगोल से होगा, और जो क्लास होगी कल वो होगी भारत के या भारत का भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है, भारत का भू आकृतिक प्रदेश। अब यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि जो भी छात्र हैं वो एटलस लेके ही बैठे, क्योंकि सारा खेल हम लोग खेलेंगे वो मैप के थ्रू कल से खेलेंगे। क्यों कल से मैप के थ्रू खेलेंगे? उसका फायदा ये होने वाला है कि जब आप मैप को 10 बार देखोगे ना तो अगल बगल के पड़ोसी देश भी आपको याद होना शुरू हो जाएंगे, पड़ोसी देशों की नदियां याद होने लगेंगी, जो उनके जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो भी आप लोगों को क्लियर होने लगेगा, ठीक है। चीजें इस तरह से हमें पढ़नी है कि एक एक पॉइंट के साथ साथ हमें कई चीजें समझ में आने लगे, ठीक। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। थैंक यू।